नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंस इन्फोटेक। तो आज हम सॉल्व करने वाले जो लेटेस्ट आंसर की आई है वो हमारे पास में RSCET एग्ज़ाम की, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। जो RSCET एग्ज़ाम हुआ था और जो आंसर की रिलीज हुई है वो 23 तारीख 5th मंथ एंड 2022 को रिलीज हुई है और एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 22 मई 2022। तो आज हम उस आंसर की को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेट बी। तो आज हम उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आंसर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर को जो वर्गीकृत किया जाता है, जो उनको क्लासिफिकेशन की जाती है, वो लाइन प्रिंटर के दो पार्ट होते हैं। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर हुआ था वो हुआ था सी, ऑप्शन सी आर द करेक्ट वन। नाउ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि रिमूवेबल होती है। जैसे हमारे पास में हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव हुई और सॉलिड स्टेट ड्राइव हुई, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट आते हैं। एंड द रैम मेमोरी इज इंक्लूडेड इनसाइड द प्राइमरी मेमोरी। तो जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हुआ ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैसे मेमोरी के समान है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि कैसे मेमोरी की जैसा का जैसा ऐसा कौन सा मेमोरी डिवाइस है जो कैसे मेमोरी की तरह काम कर सकता है। तो वो होता है हमारे पास में एस रैम। तो जो स्टैटिक रैम होती है वो हमारे पास में कैसे मेमोरी के काम कर सकती है। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हुआ वो आंसर हुआ ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। अब इंटरनेट सर्च इंजन की बात करें तो आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, वो आते हैं google.com, yahoo.com, bing.com एंड मोर अदर ऑन। हमारे पास में बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। तो जो हमारे पास में सर्च इंजन होते हैं वो हमें सर्च रिजल्ट का एक पेज देते हैं जहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के सर्च रिजल्ट एक साथ में चेक कर सकते हो। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है याहू। MS वर्ड, लाइनक्स एंड विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड द वर्ड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिस पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है 5th क्वेश्चन का सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। अब ईमेल अगर आप किसी को भेजोगे तो आपको मेल आईडी तो पता होनी ही चाहिए। तो आपको सेंडर्स की मेल आईडी रिक्वायर्ड ज़रूरी होती है। बाकी आप बॉडी में कुछ कंटेंट नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका मेल चला जाएगा। आप सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखते या फिर अटैचमेंट कुछ नहीं करते तब भी आपका मेल जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंडर्स मेल आईडी। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो हुआ ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। तो जो हमारे पास में हेडर एंड फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं वो होते हैं इंसर्ट टैब में। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। अब जब ई वॉलेट की बात आ जाती है तो पेटीएम करो, हर कोई इंसान पेटीएम की साइड में चला जाता है। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो पेटीएम ही है। एक्चुअली में ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज है एंड वे टू SMS एक सर्विस है जिससे आप SMS भेज सकते हो। एंड पेटीएम एक ई वॉलेट का उदाहरण है जिसमें आप फिजिकल वॉलेट न लेते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का रूप होता है। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो तो है पेटीएम। एंड मॉन्स्टर इंडिया एक वेबसाइट है जिसके थ्रू न्यूज आती है। एंड बढ़ते हैं हमारे पास में अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है, ई मित्र का पूरा नाम क्या है। ई मित्र का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मित्र, ऑप्शन सी आर द करेक्ट वन। नाउ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आश्चर्य है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या होता है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ओरिजिनल फ़ोटो को कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी होती है। तो आप किस पे जाओगे, आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पे। तो जो करेक्ट आंसर हुआ वो आंसर हुआ ऑप्शन ए, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए।
बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो एंड्रॉइड डिवाइस पर जो आजकल जो स्क्रीन लॉक आते हैं वो कौन कौन से फॉर्म में आ सकते हैं। पेन में आ सकते हैं, पासवर्ड में आ सकते हैं, पैटर्न में आ सकते हैं, फिंगरप्रिंट में आ सकते हैं, फेस लॉक में आ सकते हैं, एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कुछ भी करवानी हो तो इस टाइप के भी आजकल स्क्रीन लॉक आने लगे हैं। तो जो हमारे पास में ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो। तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर किसी वेबसाइट पर जाने के लिए आप जिस चीज़ का यूज करते हो वो आप यूज करते हो हाइपरलिंक का। करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। अब सेल एंट्री के लिए आप अगर कुछ कमेंट करते हो तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर शो होता है, उसके अलावा कुछ भी शो नहीं होता। कमेंट हमेशा हेल्प करते हैं जो इंसान एंट्री कर रहा है उसके लिए। तो वहाँ पर जो शो होगा वो ओनली और ओनली इंडिकेटर होता है, ना कोई पिक्चर शो होती है, ना कोई फॉर्मेट शो होता है, कुछ भी शो नहीं होता, ओनली और ओनली एक इंडिकेटर शो होता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक ही टाइप का अगर आपको पैटर्न चालू करना है तो आप किस चीज़ का यूज करोगे। आप यूज करोगे प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो हम ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं। VMOU ने जो हमारे पास में ऑफिशियल आंसर की रिलीज की थी उसके साथ में हम मैच करे जा रहे हैं। तो हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार पढ़ लेते हैं। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए हम दो माध्यम उपयोग कर सकते हैं, वो हम सेटिंग के थ्रू भी जा सकते हैं एंड कंट्रोल पैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ वाया कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग ऐप, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ईमेल पते का ध्यान रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो ईमेल एड्रेस को अगर एक बार सोचे तो ईमेल एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस में एक @ का सिंबल एंड डॉट होना चाहिए एंड अनदर वन, ईमेल एड्रेस कभी भी एक तो स्पेस कंटेंट नहीं करता, मतलब वाइट स्पेस ईमेल एड्रेस में हो नहीं सकते एंड ऑल द लेटर्स आर स्मॉल। हमेशा पहले आप कोई भी स्पेस वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते एंड @ होना जरूरी है। एंड थर्ड वन, स्मॉल केस में सारे के सारे लेटर होने चाहिए। स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने नहीं चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं एक ईमेल एड्रेस के रूप में। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिसमें @ एंड खाली स्थान नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर क्या है। सेव आप करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को करोगे, उसमें आप स्टार्टिंग में जब भी यूज करोगे तो आपको एक बार तो डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो और आप यूज करते हो सेव, तो आपके उसी डॉक्यूमेंट में मॉडिफाई हो जाता है। जबकि आप अगर सेव यूज करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी बन जाती है, वो भी अलग नाम से। तो इट मीन्स कि आप सेव यूज करोगे तो आप पुराने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बना सकते हो एंड नए डॉक्यूमेंट को एक नाम दे सकते हो एंड सेव करोगे तो उसी डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ करेक्शन कर सकते हो। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो हुआ ऑप्शन डी, बी एंड सी आर करेक्ट। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की और हमारा 18वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। इट मीन्स कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सी चीज़ें जो कि इंसर्ट नहीं कर सकते। .jpg, .gif एंड .wav ये तीनों फॉर्मेट हैं, वो किस किस चीज़ के फॉर्मेट है। .jpg एंड .gif ये दोनों फॉर्मेट होते हैं एक इमेज के। तो इमेज तो आप इंसर्ट कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एंड .wav ये एक फॉर्मेट होता है, वो होता है एक ऑडियो फाइल का। तो हम ऑडियो फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं .jpg, इट मीन्स कि इमेज को भी इंसर्ट करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द .htm, तो HTML होता है वो आपके पास में एक HTML की फाइल होती है। इट मीन्स कि आप एक वेबसाइट को इनबिल्ट कर सकते हो क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में।
तो वो हम नहीं कर सकते। एक वेबसाइट के कोड को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, .htm फाइल को आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जोड़ नहीं सकते। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड को जोड़ा जा सकता है? इट मीन्स कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंक्लूड करोगे? तो जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं Ctrl+M। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर। GUI की फुल फॉर्म होती है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, वो एक कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर है, चैट रूम नहीं है, वो एक ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र क्या क्या होते हैं, जैसे अपने पास में गूगल क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा मिनी हुआ, सफारी हुआ एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ। ये सारे के सारे ब्राउज़र होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी चीज़ को सर्च आउट कर सकते हैं एंड बाकायदा हम एक .html फाइल के जो भी वेबसाइटें होती है उन सारी वेबसाइटों को शो करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है DIMM। तो DIMM की फुल फॉर्म क्या है? DIMM की फुल फॉर्म है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कौन से नहीं है, उसके बारे में बताइए। तो हमारे पास में स्पीकर, प्लॉटर एंड मॉनिटर, ये तीनों ही तीनों इनपुट एंड आउटपुट में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है। जैसे हमारे पास में मॉनिटर है तो वो एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है एंड स्पीकर वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ALU के बारे में हम बात करते हैं तो ALU एक CPU के अंदर की एक यूनिट होती है जिसमें आप लॉजिकल जितने भी होते हैं ना अर्थमेटिकल कैलकुलेशन लाइक 5+3 9+7, इट मीन्स कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है CPU के अंदर वो सारा का सारा ALU डिपार्टमेंट संभालता है। तो ये हमारे पास में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज नहीं होते। तो जो करेक्ट आंसर है वो हुआ ALU, ऑप्शन डी आर द करेक्ट वन। नाउ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु आप किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हो? तो आप अगर परमानेंट किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो तो आप यूज करोगे शिफ्ट के साथ में डिलीट। तो इससे आप अगर एक बार आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर दोगे तो उसके बाद में आपके पास में वो डेटा वैनिश हो जाता है और वो परमानेंट डिलीट के रूप में रह जाएगा। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है। तो टिम बर्नर्स-ली नाम से जो इंसान था उस इंसान ने क्या किया कि सारे वर्ल्ड वाइड वेब को कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया, वो है www, जिसके बारे में हम आजकल जितने भी नेट पे जो भी कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे www के थ्रू कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। www की जो बनाया गया था वो टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। नाउ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? अगेन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उदाहरण नहीं है। तो परम एंड अनुराग ये दोनों इंडियन सुपर कंप्यूटर में मेंशन्ड है, जबकि AS400 ये हमारे पास में इंडियन सुपर कंप्यूटर में मेंशन नहीं है। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द एब्रीविएशन ऑफ SATA। अब SATA की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो जो SATA की फुल फॉर्म है वो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो हमारे पास में सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बताया जाता है कि कर्सर की बाई ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। तो आपको पहले ही पता होगा कि कर्सर के बाई ओर के
जो भी डेटा होता है वो अपन कैसे इरेज कर सकते हैं, वो यूजिंग द बैक स्पेस की आप कर्सर के बाएं ओर के डेटा को डिलीट करते हैं, एंड कर्सर के राइट साइड के डेटा को अगर आपको डिलीट करना है तो आप यूज करते हो डिलीट की। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बाय और के डेटा, इट मीन्स कि लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को आपको डिलीट करना है, तो आप किसका यूज करोगे ऑप्शन बी, बैक स्पेस का। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई व पंक्तियों की लंबाई मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में अगर आपने गौर किया होगा तो जितनी भी यूनिट्स है वो सारी की सारी इंचेज में होती है। इंचेज का मतलब आप 1 इंच को किसी भी अलग पिक्सल्स में चेंज कर सकते हो, आप चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक यूनिट को दूसरे में चेंज कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हाइट एंड कॉलम्स की जितनी भी होगी ना मेजरमेंट, वो सारी की सारी इंचेज में किया जाएगा। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जितने भी आपके पास में मेजरमेंट होते हैं MS एक्सेल में तो वो सारे के सारे इंचेज में होते हैं। नाउ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किसी एक अलग ही चीज़ में बदल लिया जाता है। तो वो अलग चीज़ किस टाइप की होती है, वो होती है पेंट ब्रश टाइप की। इट मीन्स कि आप उस फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो। मतलब आप किसी एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग पसंद आई तो उस फॉर्मेटिंग को आप किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बट वहाँ पर जो आइकन शो होता है वो आइकन होता है पेंट ब्रश का। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेंट ब्रश के आइकन को आप यूज करते हो फॉर्मेट पेंटर के टाइम पे। नाउ निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक द्वारा आपकी चाही गई वेबसाइट पर जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आपको जाना है amazon.com पे, पर आप amazon.com के डोमेन का तो नाम लिख रहे हो, मतलब आप URL में लिख रहे हो www.amazon.com, बट आप अमेजन पे न जाके किसी और वेबसाइट पे जाते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का अटैक है। इस टाइप के अटैक को बोला जाता है DNS पोजिशनिंग, डोमेन नेम सिस्टम पोजिशनिंग। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। DNS पोजिशनिंग में क्या होता है कि आपके पास में जो वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पे आपको भेजा जाना चाहिए उस वेबसाइट की जगह बाकायदा आप किसी और अलग वेबसाइट पे चले जाते हो। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है। कार्य पुस्तिका के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में चेक कर लो। वर्कबुक इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। अब वर्कबुक किससे रिलेटेड है, वो है MS एक्सेल से। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। वर्कबुक, वर्कशीट एंड वर्क स्पेस, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ MS एक्सेल। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। अब कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कुछ भी डेटा होगा उसके ऊपर आप इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो यूजिंग सॉफ्टवेयर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के डेटा पे कैलकुलेशन या फिर किसी भी टाइप के एल्गोरिदम कर सकते हो। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर, चिप, हार्डवेयर एंड डॉस। इसके ऊपर हम डेटा के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, डेटा हमेशा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगा। ना बढ़ते हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है। क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट का सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास में अगर वो कंपोनेंट होगा ही नहीं तो आपके पास में कुछ भी काम होगा ही नहीं। तो जैसे आपके पास में अगर डेटा आएगा तो डेटा को स्टोर करने के लिए अगर मेमोरी डिवाइस ही नहीं हुई तो फिर आपके पास में काम ही नहीं होगा। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है मेमोरी डिवाइस। तो अगर आपके पास में डेटा को आपको यूज करना है तो आपको मेमोरी डिवाइस यूज करना ही पड़ेगा। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज डॉट मैट्रिक्स एंड स्लाइड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण है। तो जो आपके पास में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड स्लाइड फॉन्ट प्रिंटर है वो दोनों किसके उदाहरण है, वो है कैरेक्टर प्रिंटर के। तो कैरेक्टर प्रिंटर के कौन कौन से उदाहरण है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ सी। अगर आपको VMOU के ऑफिशियल आंसर की देखनी है तो आप हमारी ऑफिशियल
वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे जाके एक बार डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में चारों ही सेट है। हमारे ने आज जो सॉल्व किया वो किया सेट बी को। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है या फिर आप अपने एग्ज़ाम को कितना अच्छे तरीके से किए हो तो आप उसमें सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। बाकायदा आप ऑफिशियल आंसर की के साथ में आप डॉक्यूमेंट को मैच करवा दीजिए कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। रेगुलर आपको अपडेटेड कुछ भी वीडियोज RSCIT की रिगार्डिंग चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेक्शन भी बना रखा है। जितने भी पुराने एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स की वहाँ पर हमने लिस्ट भी बना रखी है और उनके वीडियो फॉर्म भी वहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो अगर आपको फर्दर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे सेंटर को विजिट भी कर सकते हो। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।